हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईएमआरई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के 6 सेमेस्टर में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने थ्योरी लेक्चर्स लगभग सभी कंप्लीट करवा दी। हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डेली मतलब आपको देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर एटलीस्ट आप, और यहाँ पर ये 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आईएमआरई की जो एक सीरीज चल रही है। ठीक है दोस्तों, सो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस यहाँ पर दिखा देता हूँ। सिलेबस इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप कहने लगे कि भाई सर्किट ब्रेकर या आइसोलेटर आप ऐसे क्यों बताने लगे। तो मैं ये देख सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है सारा का सारा आपका क्वेश्चन पेपर सिलेबस से ही आएगा, सिलेबस से आउट नहीं आएगी। इस वजह से मैं आपको हर चीज़ सिलेबस से भी देखिए। आप यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर है, वोल्टेज एंड करंट ट्रांसफार्मर है, आइसोलेटर है, बस बार है। तो ये जो सारे के सारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन में चलता हूँ। शक्ति स्विंग के विरुद्ध उच्च वोल्टता एसी ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि जो हमारी पावर स्विंग के विरुद्ध हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा के लिए हमारा कौन सा रिले प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा इसमें है ताक्षणिक अतिधारा रिले, दूसरा प्रतिबाधा रिले, तीसरा मोह रिले, चौथा प्रतिघात रिले। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि उच्च वोल्टेज स्विंग के मतलब जो पावर स्विंग के विरुद्ध उच्च वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा के लिए हम लोग मोह रिले का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मोह रिले का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि एक 3 फेज सिस्टम के अंतर्गत दोष पता करने के लिए कितने रिले प्रयोग होते हैं। तो सिंपल सा है कि जब हमारा एक जो होता है 3 फेज सिस्टम, उसके दोष को पता करने के लिए पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा 3 और चौथा 6। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे क्योंकि 3 फेज होते हैं, सिंपल सा, तो 3 फेज में हर एक में एक एक रिले लगी। तो इस तरीके से कितने रिले प्रयोग होती हैं? 3 रिले प्रयोग होती हैं। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि इम्पीडेंस रिले को प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि इम्पीडेंस रिले को कहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है अर्थ फॉल्ट के लिए, दूसरा है केवल फेज फॉल्ट के लिए, तीसरा अर्थ फॉल्ट और फेज फॉल्ट दोनों, चौथे इनमें से कोई नहीं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारा इम्पीडेंस रिले होता है उसको प्रयुक्त किया जाता है अर्थ फॉल्ट और फेज फॉल्ट दोनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि रिले काम करता है क्या। दोस्तों इसमें पूछा है कि रिले काम करता है, तो किसके लिए करता है? सिंपल सा, तो पहला ऑप्शन इसमें है हमारा दोष के विलगन के लिए, विलगन का मतलब होता है अलग करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कि दोष को संसूचन करने के लिए, यानी कि फॉल्ट को बताने के लिए। दोष का निवारण करने के लिए तीसरा ऑप्शन, यानी कि दोष को खत्म करने। उपयुक्त या इनमें सबसे सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो रिले का काम होता है वो होता है केवल फॉल्ट को डिटेक्ट करना। क्या होता है? सिंपल सा, फॉल्ट को डिटेक्ट करना, यानी कि उसको ना तो सुधारना होता है ना ही निवारण करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही। चौथा नंबर क्वेश्चन है फीडर की रक्षा के लिए कौन सी रिले प्रयोग की जाती है। सिंपल सा, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें फीडर की रक्षा के लिए किसके प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन कहो तो मैं छोड़ देता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप बताइएगा। दोस्तों मैं आप जरूर 1-2 क्वेश्चन आपको दिया करूँगा ताकि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिए। हो सकता है मैं लास्ट में इसका आंसर बता दूँ। तो वह युक्ति जो नो लोड पर सप्लाई का ऑन तथा ऑफ करती है वो कौन सी होती है। तो सिंपल सा है हमारा कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है हमारा परिपथ वियोजक, दूसरा है स्विच, तीसरा आइसोलेटर, चौथा है रिले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि नो लोड पर सप्लाई का ऑन या ऑफ करना होता है, इसके द्वारा होता है आइसोलेटर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है पावर आइसोलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो पावर आइसोलेटर का प्रयोग किया जाता है नो लोड पर, क्या फुल लोड पर, या फिर नो लोड और फुल लोड दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैसे अगर हम लोग नॉर्मल आइसोलेटर की बात करें दोस्तों तो वो तो हमारा नो लोड पर ही प्रयोग होता है, लेकिन कहीं पर पावर आइसोलेटर की बात कर दें तो वो हमारा नो लोड और फुल लोड, किसमें? नो लोड और फुल लोड दोनों में ही यूज होता है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है बस बार की संरचना होती है। ठीक है, कॉपर की क्या होती हैं? पतली छड़ें होती हैं, या फिर कॉपर की खोखली नली होती है, फिर कॉपर की ठोस छड़ें होती हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है ए और बी। तो सिंपल से मैं दोस्तों आपको बताऊँ जो हमारा बस बार होता है उसमें क्या होता है कि वो एक तरह से हमारी कॉपर की पतली छड़ें होती हैं, या फिर वो कॉपर की खोखली ट्यूब होती है। अब खोखली ट्यूब का प्रयोग बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में किया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन नंबर सही है। 9वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बस बार में स्थित रहती है, यानी कि बस बार में हमारा क्या स्थिर रहता है। पहला ऑप्शन है हमारा शक्ति स्थिर, दूसरा है वोल्टेज ड्रॉप स्थिर, तीसरा है धारा स्थिर और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बस बार होता है उसमें हमारा क्या स्थिर रहता है? वोल्टेज ड्रॉप। क्या स्थिर रहता है? वोल्टेज ड्रॉप स्थिर रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग 10वें क्वेश्चन में चलते हैं कि बस बार प्रणाली सिस्टम होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप डायग्राम देखिए, डायग्राम से आपको ये देखिए सिस्टम, इसमें क्या सिंपल से एक क्या, इसमें केवल एक ये हमारी क्या बस बार है, और इसके बाद यहाँ से देखो ये तो हमारा क्या है, ये जनरेटर से करंट आई है और ये फीडर के थ्रू चली गई है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर यहाँ पर कहीं पर भी फॉल्ट आ गया, फिर यहाँ अगर कहीं से फॉल्ट आ गया तो सारी की सारी हमारी लाइन में क्या हो जाएगी? सारी की सारी लाइन ऑन
ऑफ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से हम लोग ये जो सिंगल लाइन, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन। ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है हमारा ये, इसे हम लोग बोलते हैं सेक्शनलाइजेशन बस बार। ठीक है, तो सिंगल लाइन सेक्शनलाइजेशन। यहाँ पर देखो बस बार तो एक ही थी, अब हमने क्या किया, उसके बीच में कट करके दो, मतलब यानी कि दो स्विच लगा दी। अब क्या करना है कि आप अगर इस तरफ कोई फॉल्ट होता है तो इस तरफ इसको यहाँ से स्विच हटा दें, तो इतनी हमारा सिस्टम फ्री हो जाएगा, इससे हमारी पावर की सप्लाई होती रहेगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये सॉरी अगला डायग्राम देखिए, ये इसे हम लोग बोलते हैं बहुत ही इसे हम लोग बोलते हैं डबल बस बार, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ये बस बार इसे बोलते हैं मेन बस बार, एक ये बस बार है ये बोलते हैं स्पेयर बस बार। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर स्पेयर का मतलब होता है उसी का ऑप्शनल, यानी कि अगर मेन बस बार में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरी यानी कि बस बार से हमारा काम चलता रहे। इस तरीके से सर्किट ब्रेकर और ये हमारे जनरेटर हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर था वो क्या था कि बस बार प्रणाली सिस्टम होती है सिंगल बस बार प्रणाली और विभाजकीय बस बार प्रणाली, फिर डबल बस बार प्रणाली। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जो बस बार सिस्टम, ये सभी बस बार सिस्टम होते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कम प्रारंभिक कीमत, कम अनुरक्षण तथा चालन में सरल होता है वो कौन सी बस बार होती है, यानी कि जो उसकी कीमत भी, हमारी प्रारंभिक कीमत भी कैसी हो, कम हो, उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट हो वो भी बहुत कम हो, और चालन यानी कि ऑपरेटिंग में भी बहुत कॉस्ट उसकी कम हो। तो सिंपल सा मैं आपको बता दूँ कौन से सिस्टम होते हैं। पहला डबल बस बार, दूसरा सिंगल बस बार, तीसरा विभाजकीय। तो सिंपल सा कौन होता है, सिंगल बस बार। ठीक है ना, सिंगल बस बार प्रणाली में होता है कि ये बस बार बहुत ही आसानी में चलाने में आसान, कम कीमत की होती है और लक्षण भी कम होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सप्लाई की निरंतरता कभी भी भंग नहीं होती, यानी कि जो हमारी सप्लाई की वोल्टेज किन बस बार में हमारी सप्लाई कंटिन्यूस मिलती रहेगी। पहला है डबल बस बार, दूसरा है सिंगल बस बार, तीसरा है विभाजकीय सिंगल बस बार, ये फिर ये सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सप्लाई की निरंतरता कभी भी भंग नहीं होती, वो होती है हमारी किसमें, डबल बस बार सिस्टम में। किसमें होती है, डबल बस बार सिस्टम में। इसका 13 नंबर क्वेश्चन है कि विलगकारी में आइसोलेटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आइसोलेटर हो, सॉरी इंसुलेटर है, तो आइसोलेटर में जो इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला है इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, दूसरा पोस्ट इंसुलेटर, तीसरा सर्कल इंसुलेटर, चौथा ये सभी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे आइसोलेटर होते हैं उनमें से पोस्ट इंसुलेटर यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, पोर्स इंसुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तीसरा सही हुआ। ये आप देख लीजिए, ये हमारे क्या है कि ये हमारे आइसोलेटर, ये जो इंसुलेटर इन्हें हम बोलते हैं पोस्ट टाइप इंसुलेटर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उच्च धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो हाई करंट को क्या, तो पहला है तो हमारा मीटर, दूसरा है धारा परिणामित, तीसरा ऊर्जा मीटर, इनमें से चौथा इनमें से कोई नहीं, सिंपल सा। तो आप सबसे पहले ये जो हमारी सीटी होती है, जिसको हम शॉर्ट में सीटी बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है कैसी होती है, देखिए यहाँ से तो सिंपल सा, पहले तो इसे कैसे जोड़ा जाता है, इसमें हमेशा याद रखना सीरीज में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, लाइन के फेज लाइन के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। इसका जिसकी शॉर्ट सर्किट होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, और जो सेकेंडरी साइड है उसको भी क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब क्यों ऐसा करते हैं, ये सर आगे पता चल जाएगा। तो धारा परिणामित की सेकेंडरी साइड को कैसा रखा जाता है, शॉर्ट सर्किट रखा जाता है। कैसा रखा जाता है, शॉर्ट सर्किट रखा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि धारा परिणामित की एक प्रकार का ट्रांसफार्मर, यानी कि धारा मित्र है, ये जो करंट ट्रांसफार्मर उसकी कैसा ट्रांसफार्मर, वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कैसे ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। दोस्तों ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा कौन सा है इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर देखिए हमेशा क्या होता है कि जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उसको कैसे लगाया जाता है, उसको हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी यहाँ पर आप ओपन भी रख सकते हैं और इसको ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, विभव परिणामित्र की एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो जो विभव परिणामित्र होता है वो हमारा कैसा ट्रांसफार्मर है दोस्तों, तो 1 सेकेंड दोस्तों इसमें जो हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है कि जो हमारा विभव परिणामित्र होता है, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, वो एक तरह का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, स्टेप डाउन देखिए दो छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन है जो ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एग्जाम से यहीं से पेपर आपका यहीं से आना है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि विभव परिणामित्र को परिपथ में लगाया जाता है। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसको कैसे लगाया जाता है, हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 500 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, ऑलमोस्ट मैंने 150 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर मैंने दे दिया। अदरवाइज इसका नाम पॉलीटेक्निक लर्निंग 77 है। क्या है, पॉलीटेक्निक लर्निंग 77 है। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज़ आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको हैंड रिटन नोट्स, PDFs, सारी बुक्स की PDFs, ये सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।